सरदार मसूद साहब, आप शायद सबसे बेहतर इस इशू के ऊपर राय दे सकते हैं, जो इस वक्त इंडिया में बीजेपी का पॉलिटिकल स्टाइल है उसका तजिया, और पाकिस्तान और इंडिया के मामलात और रीजनल सिक्योरिटी, फिर इसको ईरान की तरफ लेके चलेंगे। पहले इंडिया वाला एक लास्ट क्वेश्चन हो जाए आपसे। मेरा ख्याल है कि जनरल साहब ने और खुर्रम दस्तगीर साहब ने जो है बड़ी तफसील के साथ तजिया कर लिया है, मैं उससे इत्तफाक करता हूँ। मैं सिर्फ ये इजाफ़ा करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान इस वक्त हालत जंग में है और ऑपरेशन सिंदूर अभी तक रुका नहीं। उनके कायदीन के बयानात के मुताबिक, ख़ास तौर से उनके जो वज़ीर दिफ़ा बार बार कहते रहते हैं कि जी हमने इसे पॉज़ किया हुआ है, ये रोका नहीं है। दूसरी तरफ मैंने इसलिए कहा कि हम हालत जंग में हैं कि जो हमारी मगरबी सरहद है उसको हिंदुस्तान इस्तेमाल कर रहा है। वो न सिर्फ तहरीक तालिबान पाकिस्तान, अलकायदा और ISIS-K को इस्तेमाल कर रहा है, बल्कि उसने अफ़गान तालिबान के रैंक एंड फाइल में, कमांड एंड कंट्रोल में पेनिट्रेशन कर दी है और उनकी शय के ऊपर और उनकी सरपरस्ती की वजह से वो पाकिस्तान के ऊपर हमला कर रहा है। और हम लोगों ने 2021 से अब तक जो है तालिबान के दोबारा अफ़गानिस्तान में लौटने के बाद हज़ारों लोगों की सिक्योरिटी पर्सनल और फिर जो है सिविलियंस की कुर्बानी दी है। तो हम वी कांट लोअर आवर गार्ड, और इसे हमें हर वक्त तैयार रहना है कि हिंदुस्तान किसी वक्त भी शरारत कर सकता है। यानी उसके लिए मैं कोई वक्त वज़ा नहीं कर रहूँगा कि 26 होगा, 27 होगा या 28 होगा या 29 होगा। वो किसी वक्त भी पाकिस्तान की जो सालसी की वजह से जो इज़्ज़त व तकरीम बढ़ी है दुनिया में, उसके बारे में भी वहाँ शदीद रद्द-ए-अमल है। अभी जो सिर्फ इसमें एक रोशन पहलू है एक महदूद अंदाज़े के मुताबिक, वो ये है कि हिंदुस्तान में रद्द-ए-अमल हुआ है। एक तो गुज़श्ता बरस ना सिर्फ उनको शिकस्त हुई, बल्कि उसके साथ साथ जो है उनका जो इब्लाग के मैदान में उनको बिल्कुल बेनकाब हो गए वो, क्योंकि वो झूठे फसाने घड़ते थे और उसके बाद फ़ेक न्यूज़, डीप फेक जो है उन्होंने इस्तेमाल किया, सारी दुनिया ने देखा। और दूसरा ये है कि पाकिस्तान की उस वक्त से अब तक इतनी ज़बरदस्त सफारतकारी रही है कि हर कैपिटल का पाकिस्तान के लिए दरवाज़ा खुल गया, बिलखसूस अमेरिका, जहाँ हिंदुस्तान की इजारादारी होती थी वहाँ अब पाकिस्तान की पजीराई होती है। और इसमें थोड़ा मैं ये भी इजाफ़ा कर दूं कि जैसे आपने शुरू में ही जो हिंदुस्तान के पंजाब के चीफ़ मिनिस्टर उनका बयान नशर किया, तो ये आवाज़ जो है इसकी बाज़गश्त पूरे हिंदुस्तान में सुनाई देगी। और उसके अलावा वहाँ की जो सिविल सोसाइटी है, वहाँ के जर्नलिस्ट, बड़े जाने माने जर्नलिस्ट जो हैं, या उसके अलावा जो ओपिनियन लीडर्स हैं, वो भी बीजेपी को बेनकाब कर रहे हैं। और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की जो इंतहा पसंद पॉलिसी हैं, जो मुसलमान दुश्मनी है या जो हिंदुस्तान के अंदर और पाकिस्तान दुश्मनी है, इसके बारे में खुलकर लोग सामने आ रहे हैं। तो इसके फ़ौरी नताइज तो सामने नहीं आएंगे, लेकिन यह है कि वहाँ हमारी इस फतह से, मार्का हक़ की फ़तह की वजह से हमने हिंदुस्तान के अंदर एक खलफशार पैदा कर दिया है, और ये भी मैं समझता हूँ पाकिस्तान की एक फ़तह है। दुरुस्त है। आपको मैं एक मार्को रूबियो का स्टेटमेंट सुनाता हूँ जी। अभी से चंद लम्हे पहले ट्रंप साहब ने भी एक PBS को इंटरव्यू दिया और उसमें उन्होंने कहा है कि बहुत अच्छा ईरान जंग अपने ख़ात्मे के करीब पहुँच जाए, ख़ात्मे के करीब है। लेकिन मार्को रूबियो फॉर्मली वो जो ऑपरेशन था उनका फ्यूरी, उसके हवाले से क्या कहते हैं वो सुन लें, फिर आगे आपसे सवाल करते हैं। दिखाइएगा जी। The operation Epic Fury is concluded. We achieved the objectives of that operation. Our president has proven time and again that his preference is peace. But Iran must accept the reality of this situation and come to the negotiation table and accept terms that are good for them but ultimately good for the world. The diplomatic path, if there's a real diplomatic path, it could be one that leads them to reconstruction, to prosperity and to stability. सर, आप ही से सरदार मसूद साहब पहले स्टार्ट करते हैं। ट्रंप साहब कह रहे हैं कि हम डील के बहुत करीब हैं ईरान से, और रूबियो साहब ने तो कह दिया है कि वो एपिक फ्यूरी इज़ ओवर नाउ। तो आपको आइंदा क्या नज़र आता है? जब उनसे सवाल पूछा गया था इसी प्रेस ब्रीफिंग के बाद, उनसे पूछा गया कि आपके क्या अहदाफ थे और मुकम्मल हो गए हैं, तो उन्होंने कहा जी हाँ हो गए हैं। उनका कि क्या आपका अव्वली हदफ क्या था? तो उन्होंने कहा हमारा पहला और आखिरी हदफ ये था कि ईरान की कन्वेंशनल कैपेबिलिटी, पर्टिकुलरली उनकी जो मिसाइल कैपेबिलिटी है, वो बैलिस्टिक हों, क्रूज़ हों या हाइपरसोनिक हों, उनको डिग्रेड करना या ख़त्म करना बड़ी हद तक हम कामयाब हो गए हैं। अच्छा, ये नाकाबिल यकीन है क्योंकि आपने पता है कि उनके जो अहदाफ की एक लंबी फहरिस्त थी। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि जो पिछले 24 घंटे में जो डेवलपमेंट्स हुई हैं, जो ख़ास तौर से जो प्रोजेक्ट फ्रीडम को मुअत्तल किया गया है,
तो उससे ये जाहिर हुआ है कि मार्को रूबियो के कहने के मुताबिक ऑपरेशन एपिक फ्यूरी तो इख्तिताम को पहुंचा, लेकिन ऑपरेशन इकोनॉमिक फ्यूरी जो उनका दूसरा है, जो ईरान की बंदरगाहों का जो मुहासरा किया वो ख़त्म नहीं हुआ। तो अभी जो है जो सूरत हाल बन रही है इस वक्त जो है, जो यही दो ऑपरेशंस हैं, ये तो एक किस्म का तातुल का या पॉज का शिकार हैं, लेकिन निस्बतन मतलब जुज़वी तौर पर। लेकिन दूसरी तरफ जो है जो सफारतकारी का पहिया बहुत मुतहर्रिक हुआ है, बहुत आगे गया है, और उसमें जो है अमेरिका ने 14 नुकाती एक तजवीज़ दी है ईरान को। ईरान ने भी उसकी तस्दीक की है कि उन्हें मिल गई है और वो अगले 24 या 48 घंटे में उसका जवाब देंगे। उसके 3 जो है क्लस्टर्स हैं। पहला क्लस्टर ये है कि फौरी तौर पर जो है 2 मुहासरे ख़त्म किए जाएँ और फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑफ द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ इसको इंश्योर किया जाए, और इसके लिए ज़ाहिर है कि वो उनको डी एस्केलेशन की ज़रूरत होगी। दूसरे जो है उनका जो है वो 30 दिनों पर मुहित एक जो है गौर खौस होगा, मुज़ाकरात होंगे और उसमें जो है कोई न्यूक्लियर डील डेवलप करने की कोशिश करेंगे। मैं आपसे इत्तफ़ाक़ करता हूं जो आपने अपने इब्तदाई में कहा था कि ये कोई ज़्यादा जो है 2015 की जो 2015 की जो माफ़ कीजिएगा 2015 का जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन था, उससे कोई ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं होगी। और इसका जो ड्राफ्ट है वो अमेरिका के पास मौजूद है, जो 26 फरवरी को अमान के वज़ीर ख़ारजा ने स्टीव विटकॉफ और जेरड कुशनर को दिया था। और जो तीसरा क्लस्टर बनता है, इसी क्लस्टर में ये भी मैं ज़िक्र करता जाऊँ कि अमेरिका जो है ऐसे आसार नज़र आ रहे हैं, इशारे किए उन्होंने कि वो शायद ईरान की जो शरह अफजूदगी है मेडिकल पर्पसेस के लिए, एग्रीकल्चर के लिए और तवानाई के लिए तस्लीम कर ले। और जिस मुसवदे का मैं ज़िक्र कर रहा था उसमें कोई 3.6% के करीब ईरान तस्लीम कर चुका था। उसके बाद जो मॉरिटोरियम है तो उसमें ये था कि ईरान जो है 5 साल के लिए तैयार था। जो गुज़श्ता यहाँ दौरे मुज़ाकरात हुआ था इस्लामाबाद में, जो जेडी वैंस थे वो कह रहे थे 20 साल, और जो सदर ट्रंप थे वो कहते थे कि गैर मुअय्यना मुद्दत। तो मैं समझता हूँ कि दरमियान में इनका समझौता हो जाएगा। आखिरी और थर्ड क्लस्टर ये है कि जो ईरान के ऊपर माशी और फ़ौजी पाबंदियाँ हैं उनको ख़त्म किया जाए और उसके जो मुंजमद असासे हैं उनको वागुज़ार किया जाए। और उनकी मालियत जैसा कि आपने ख़ुद कहा बिल्कुल सही है, वो तकरीबन 100 बिलियन के करीब है, और उसमें जापान, कोरिया, हिंदुस्तान, यूरोप के बहुत से ममालिक, लेकिन उसका जो सबसे बड़ा हिस्सा है वो अमेरिका के पास है, $20 बिलियन का। अगर आपके पास वक्त है तो मैं ये बता दूं कि जो चीज़ें अभी तक जो है एजेंडे पे नज़र नहीं आ रही हैं उसमें यह है कि ईरान ने यह कहा था कि हमें ज़मानत दी जाए, गारंटीज़ दी जाएं और एक नॉन एग्रेशन पैक्ट किया जाए ताकि इसराइल और ईरान दोबारा हमला नहीं करेंगे ईरान के ऊपर। दूसरा ये है कि जो शुरू में अमेरिका ने कहा था कि इसकी जो कन्वेंशनल कैपेबिलिटीज़ हैं, बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, और उसके अलावा जो ईरान के रीजनल एलाइज़, मुझे वो एजेंडे पे नज़र नहीं आ रहे, जिसका मतलब ये है कि एक बहुत मुस्बत पेशरफ्त है। और ईरान का जो मुतालबा है वो भी मुझे 2 मुतालबात जो है वो भी मुझे एजेंडे पे नज़र नहीं आ रहे। एक है वॉर रेपरेशंस, उन्होंने कहा था कि हमें तावान अदा करें, और दूसरा ये था कि विड्रॉल ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स कॉम्बैट ट्रूप्स एंड देयर बेसिस, आई मीन क्लोजर ऑफ देयर बेसिस इन द मिडल ईस्ट। अच्छा, लेकिन ये मैं समझता हूँ पाकिस्तान की इज़्ज़त एक मरतबा फिर बड़ी है, और पाकिस्तान के, और जो आपने ज़िक्र किया था कि अब्बास अराक़ची बीजिंग में मौजूद हैं, तो वहाँ से उन्होंने फैसल बिन फरहान जो उनके सऊदी अरब के हम मनसूब हैं उनसे बात की है। तो एतमाद साजी का एक अमल जारी है। रूस से वो पहले हो आए थे, चीन, वो भी देखें ना बिल्कुल ब्रेक करीब आ गई है। लेकिन देखें कि मोहम्मद बिन सलमान ने भी साथ सपोर्ट किया है, ये जो ऑपरेशन प्रोजेक्ट फ्रीडम को रोकने वाला काम था तो मोहम्मद बिन सलमान ने भी उसको सपोर्ट किया। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट